हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर 3 जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप लोगों के स्कूल में पढ़ाई हो चुकी होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो ज़्यादातर स्कूल्स में क्लास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। लोग बच्चों को समझाने के बदले लिखवाने पे, नोट्स तैयार कराने पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि आप बड़े बच्चे हो, सीनियर स्टूडेंट्स हो, आप नोट्स खुद तैयार कर सकते हो। कंसेप्ट को समझ में आना, कंसेप्ट समझना, ये ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझे रहोगे तो आप एक एग्जाम में उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हो। चलिए आते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जिस पर अकाउंटिंग बेस्ड है। अकाउंटिंग करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधि हैं, जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो मेथड्स जिन पर बेस्ड होते हैं वही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, उन सभी प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ओके, चलिए है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, GAAP इसका फुल फॉर्म कभी कभी देता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका फुल फॉर्म भी आता है और इसका डेफिनेशन भी आता है, एलेबोरेट करने के लिए आपको देगा इस पर। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग करना सर्वमान्य हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि ये प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जिनका फ्रूटफुल रिजल्ट हो, है ना, जो करना पॉसिबल हो, जिनका करने में लोगों को दिक्कत ना आए। जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल है उनका जो डिजायर्ड, जो भी एक्सपेक्टेशन है, वो गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो तो सभी के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके और जो प्रैक्टिकल हो। ऐसे सारे जो टेक्निक्स होते हैं, रूल्स के सेट होते हैं, नियम्स होते हैं, उन्हीं को बेसिकली GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का दर्जा दिया जाता है। तो इनको डिराइव कैसे किया जाता है? तो दोज रूल्स ऑफ एक्शन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, कस्टम्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। इसका मतलब है कि जितने भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी जो रेगुलेटिंग सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है, इस तरह कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ICSI है, चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इस तरह से जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट होते हैं ICPA है, ICMA है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसे जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है, ये सभी क्या करते हैं, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग रूल्स पे, टेक्निक्स पे, अलग अलग स्ट्रेटजी पर वो लोग रिसर्च करते रहते हैं। और उसमें से जो फ्रूटफुल होता है, जो फिट बैठता है, जो प्रैक्टिकल होता है और जो एक्चुअल में डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है, उन सभी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का दर्जा दिया जाता है, जो कि जितने भी सारे फॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन होती है उन सभी का भी ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट को जो डेटा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है कंपनी से, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी ये मतलब एक्सेप्टेबल हो, तो ऐसे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो कंपनी के लिए फिट बैठ रहे हो और उनकी, वो सभी क्या है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो बात उठती है, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं और उनकी इंटेलिजेंसी हमें चेक करनी है, तो उनको एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर दिए जाने हैं उसमें ये जरूर इंश्योर करना होगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सेम हो, उनको एक समान वक्त दिया जाए। तभी जाकर के हम ये तय कर सकते हैं कि किस बच्चे में कितनी इंटेलिजेंसी है। अगर सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग दे दिया जाएगा, या फिर उनको अगर क्वेश्चन बनाने के, सॉल्व करने के लिए किसी को 1 घंटे, किसी को 2 घंटे, अलग अलग क्राइटेरिया से अगर उनको एग्जाम लिया जा रहा है, तो वैसे में उनके बीच में कभी कंपेयर करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो यही सेम से अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर। जितनी सारी कंपनी है, अगर सारी कंपनी अलग अलग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर वो अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करती है, तो ऐसे में उनका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर करना संभव ही नहीं है। आप कैसे कंपेयर कर लोगे?
तो जब कंपनी को फंडिंग की जरूरत होगी और वो मार्केट में जब पैसे लेने के लिए पब्लिक के पास जाएंगे, तो कोई पब्लिक कैसे ये डिसाइड करेगी किस कंपनी का शेयर लेना बेस्ट होगा? उसके लिए वो जब फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ सकेंगी, जब कंपेयर ही नहीं कर पाएंगी पब्लिक, तो ये कैसे संभव होगा? गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स लेना, टैक्स लगाना, ये कोई संभव ही नहीं होगा। कोई कंपनी जानबूझ करके ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करेगी जिससे कि वो अपने इनकम को कम करके दिखा सके, ताकि उस पर टैक्स कम देना पड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि देश में जितनी भी सारी कंपनी है, सारे के अकाउंटिंग करने के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोसेस है, वो सेम हो। ओके, चलिए। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेगुलेट करती रहती है समय समय पर। अच्छा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे भी नहीं होते हैं जो कि एक बार बन गए तो उनमें चेंजेस नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं या गवर्नमेंट हैं, उनको अगर ये रियलाइज होगा कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से ज्यादा बेटर रिजल्ट अगर प्रोवाइड हो पा रहा है, तो वैसे केस में नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल लॉन्च किए जाएंगे। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईसीएआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए, अब आते हैं कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस पर, है ना। जो कोई भी फर्म होगा, कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होगी, तो उनको ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही है। चलिए, सबसे पहला आ रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है? ये मान करके चला जाता है कि कोई भी बिजनेस है वो अपना रनिंग ऑपरेशन सालों साल करने जा रही है। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं, मतलब कि कई साल के लंबे समय के लिए वो अपना बिजनेस रन करेगी। कभी आपने ये नहीं सुना हो कि कोई बहुत तामझाम से अपना दुकान ओपन कर रहा है और ये कह रहा है कि ये बिजनेस 2 ही साल चलेगी। ऐसा नहीं होता है। ये मान के ही चला जाता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए, सालों भर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो इसमें अकाउंटिंग कैसे किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए आप अपने फर्म में माल ढुलाई के लिए, मान लीजिए आप एक टेम्पो रखते हो और उस टेम्पो की कॉस्टिंग अगर 2,50,000 है, ठीक है। तो अगर आज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टेम्पो की जरूरत है और 2.5 लाख रुपए का टेम्पो पे खर्च हुए हैं, तो ये खर्च, इसको खर्च के तौर पे ना मान करके इसी साल के प्रॉफिट में हम लोग इसको कम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक तरह से संपत्ति है और इसकी बेनिफिट हम लोग कई साल तक लेंगे। तो एक और चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, जो आपको इसी साल फाइनेंस, इसी क्लास 11th में डिटेल्ड में पढ़ना है। इसमें डेप्रिसिएशन करने के कितने प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे डेप्रिसिएशन किया जाता है, इनका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, तो वहां पर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल अभी जानेंगे कि जैसे ये 2.5 लाख रुपए का टेम्पो हमने परचेज किया है, तो इसका एक बेनिफिट ईयर निकाला जाता है कि ये टेम्पो कितने साल चलेगी। तो मान लीजिए ये टेम्पो 10 ईयर्स के लिए रन करने वाली है। 10 साल के बाद टेम्पो बेकार हो जाएगी, लेकिन 10 साल तक ये टेम्पो चलने वाली है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस तो लंबे समय तक चल ही रही है, तो जब तक इस फिक्स्ड एसेट्स की लास्टिंग है तब तक इसको चलाया जाए, और इसके जो वैल्यूएशन, इसके जो खर्च है, इस पर जो खर्च आया है, इसको जब तक इसकी लास्टिंग होगी तब तक के अकाउंटिंग पीरियड में हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसके जो वैल्यूएशन में कमी आ रही है, जो डेप्रिसिएशन है, ये एक तरह से क्या है, खर्च है या लॉस है, तो इसको आप हर साल अपने प्रॉफिट से थोड़ा घटाते चले जाइए, ना कि जिस साल परचेज हुआ है उसी साल के प्रॉफिट में घटा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये गोइंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी एसेट्स हैं वो मान करके चला जाए कि वो लंबे समय के लिए है ना। तो जैसे ये 2.5 लाख रुपए का अगर टेम्पो है और 10 साल इसकी बेनिफिट पीरियड है, तो इसे डिवाइड करने पर हम पाते हैं कि 25,000 रुपए क्या है, हर साल का खर्च मान लिया गया कि हर साल हम अपने प्रॉफिट में 25,000 रुपए कम करते चले जाएंगे। तो इस एसेट्स का जो लास्टिंग पीरियड होगा, वहां तक जाते जाते हमारे फर्म पे लोड नहीं पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर ईयर पर इस पूरे खर्च का लोड ना पड़े, है ना। साथ ही आप देखते होंगे कोई फर्म है, उसको पैसे की जरूरत होती है, वो बैंक के पास जाता है, तो बैंक क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, 10 साल 15 साल के लोन देती है। तो बैंक क्या सोच करके 15 साल का लोन देती है? अगर ये हो कि अगर दुकान 2 साल 4 साल 5 साल के लिए ही चलना हो, तो बैंक कभी लॉन्ग टर्म लोन देगी? नहीं देगी। हर कोई यही मान करके चलता है कि कोई भी बिजनेस है वो लंबे समय तक के लिए अपने बिजनेस को रन करने जा रही है। तो इसी कंसेप्ट पे जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, है ना, उनको चलाया जाता है, उनका मेंटेनेंस, उनकी अकाउंटिंग इसी बेसिस पे की जाती है। ओके, चलिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? ये कहता है कि आप अपने जो एक फर्म की जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो आप, तो उसको बनाने में जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की
जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है लास्ट ईयर, उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर भी आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। जितने भी ईयर का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हो वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हो। इतने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल के अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप कुछ और लगा करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो, इस साल कुछ और मतलब प्रिंसिपल लगा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हो। तो अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विधि के आधार पर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं। आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप चूज किए हो तो उसी के बेसिस पे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, और हर साल का स्टेटमेंट एक ही बेसिस पे होना चाहिए, तभी जाकर के आपके फर्म के जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और उनको कंपेयर किया जा सकता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया अभी डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन बेसिकली दो तरीके हैं जो आपको पढ़ना है अभी क्लास 11th के इसमें, और यही दोनों है जो प्रैक्टिकली काम आता है, जो सबसे ज्यादा चलता है अपने कंट्री में। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली दो तरीके से अभी निकाला जा रहा है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू। तो दो तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मान लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला है, तो नेक्स्ट ईयर का भी जो डेप्रिसिएशन आपके यहाँ निकाला जाए वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही निकाला जाए। ऐसा नहीं हो कि इस साल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाले हैं, नेक्स्ट ईयर रिटेन डाउन वैल्यू से निकाले हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी प्रोसेस को, जिस भी प्रिंसिपल को पकड़ करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बना रहे हो, तो उस प्रिंसिपल को आपको हर साल कंटिन्यू करना है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है। इसमें वैसे जितने भी एक्सपेंसेज हैं या वैसे जितने भी इनकम है, उनको जिस फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करते हैं उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में शो करना, ये कंसेप्ट कहता है कि उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में शो किया जाए। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 2 महीने के अपने जो दुकान है उसके लिए अगर हमें रेंट पे करना है और 2 महीने का रेंट हमने नहीं पे किया है, तो उसको हमें आउटस्टैंडिंग रेंट के तौर पे इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हमें एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाने हैं, भले ही वो पे किए गए हों या ना किए गए हों। ठीक है, उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने बुक्स में शो करना है। इसी तरह से अगर कोई इनकम है जो हमें रिसीव होने वाला है बट हुए नहीं है, मान लो हमने क्रेडिट सेल किया है, उधार पे हमने माल बेचा है, तो माल तो हमने बेच दिया है, लेकिन उसके एवज में जो पैसा आना है भले ही वो मिला ना हो, लेकिन उसको हमें अपने बुक में मेंशन करना है। ये मैटर नहीं करता है, डजेंट मैटर कि वो पैसा आपको किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, मैटर नहीं करता है। इस फाइनेंशियल ईयर में से बिलोंग करने वाले जितने भी एक्सपेंसेज हैं या जितने भी इनकम है या जितने भी रेवेन्यू है जो आपको रिसीव होने वाले हैं, आप उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में मेंशन करिए। एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है। ठीक है, तो ये थे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन भी हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास में बने रहिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।